गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी निम्न में से कौन सी धातु की विशेषता नहीं है। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें यह बताना है कि इसमें धातु की विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मेलेबल, सेकेंड डक्टाइल, थर्ड थर्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड फोर्थ शाइनी अपीयरेंस। देखिए मेटल की बात हो रही है तो नॉट क्या लगा है, नॉट यानी प्रॉपर्टी नहीं है, मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी सभी ऑप्शन मेटल की प्रॉपर्टी में आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मेलेबल यानी तन्य, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि धातु को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो यानी पहला हमारा ऑप्शन मेलेबल ये प्रॉपर्टी है। डक्टाइल यानी कुंडलनशील, जी हाँ, यानी कुंडलनशील मतलब होता है ये कुंडली के रूप में, जैसे परत के रूप में इन्हें ढाला जा सकता है, यानी इसकी परतें बनाई जा सकती हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी मेटल की। सी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऊष्मा के पुअर चालक होते हैं, मतलब खराब चालक होते हैं, नहीं ये ऊष्मा के खराब चालक नहीं होते हैं, जबकि क्या होते हैं ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे पूर्ण रूप से क्या होती है, गर्म हो जाती है और इसमें ऊष्मा का संवहन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट प्रॉपर्टी, यानी क्या होगा ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो कि मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शाइनी अपीयरेंस, ये चमकदार होते हैं, जी हाँ, ये धातु जो होती है वो चमकदार होती हैं, जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, ठीक है, जो भी है ये सभी क्या है, धातुएं चमकदार होती है। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, निम्न में से कौन सी नोबल गैस है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब होता है आदर्श गैस। क्या होता है बच्चों, नोबल गैस का मतलब क्या होता है बच्चों, आदर्श गैस। आदर्श गैस किसे कहते हैं, ये ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी अन्य एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनके जो अंतिम शेल होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिससे इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन न ग्रहण किया जा सकता और न ही ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो इसलिए आदर्श गैस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन एंड डी कार्बन। तो इसमें हमें ये बताना है नोबल गैस कौन सी है। नाइट्रोजन ये अन्य एलिमेंट से रिएक्ट करती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी अन्य एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये भी नोबल गैस नहीं होगा। आर्गन, आर्गन एक क्या है, ये नोबल गैस होती है क्योंकि इसके अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से इसके पूर्ण रूप से जो अंतिम कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, जिससे ये क्या है, एक आदर्श गैस कहलाती है। कार्बन ये भी नहीं होगा, इसका भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। तो सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the formula for the compound formed by combining sodium and chlorine। देखिए what is the formula for compound, यानी एक ऐसा यौगिक जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड
एक ऐसा फार्मूला जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी Na2Cl, सी NaCl2 एंड डी Na2Cl2। ठीक है, अब देखिए सभी में Na है और सभी में Cl है, ठीक है, यानी चारों ऑप्शन में NaCl आ रहा है, लेकिन कहीं पर Na2Cl है, कहीं पर NaCl2 है, तो कहीं पे Na2Cl2 है और कहीं पर NaCl है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। देखिए Na पर एक प्लस चार्ज होता है, Na पर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अंतिम कोश से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। एक इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसे त्याग देता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Cl, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य से ग्रहण कर देता है, जैसे Na से ये ग्रहण कर लेगा और Cl माइनस बन जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ये NaCl बना लेंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए ये NaCl बनाएगा, ना कि Na2Cl और ना ही NaCl2 और ना ही Na2Cl2 बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, ये बैलेंसी के हिसाब से इसका आंसर NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of a physical change? यानी निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब किसी जो भी कोई मतलब पदार्थ है उसे हम चेंज करें, ठीक है, तो जब चेंज करेंगे तो वापस उसको पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अगर लोहे पर एक बार जंग लग जाती है तो वापस लोहे को उसी रूप में प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम बस बर्फ को, आइस मीन्स बर्फ को पिघलाएं तो ये क्या बन जाएगी, द्रव के रूप में बन जाएगी, यानी वाटर का रूप ले लेगा। और जब वाटर को पुनः हम फ्रीज करें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पुनः क्या हो जाएगा, बर्फ का रूप ले लेगा, यानी इसको अपने पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक चेंज का एग्जाम्पल होगा, यानी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज का मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी को जलाना। अगर हम लकड़ी को एक बार जला दें तो वापस उसे पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जब भोजन हम खाते हैं तो वह पच जाता है हमारे शरीर के अंदर जाके, तो वो वापस पुनः अपना रूप नहीं ले पाएगा, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following elements is present in all acids? निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में उपस्थित होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी नाइट्रोजन। निम्न में से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सभी एलिमेंट्स मतलब सभी एसिड्स में पाया जाता है। तो एसिड्स देखिए क्या होते हैं एसिड्स में, जैसे कुछ एसिड लिख रहे हैं HCl, CH3COOH, H2SO4 और HNO3, H2CO3, ये सभी क्या है, क्या है बच्चों, एसिड्स हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इसमें सभी में देखिए H कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, सभी में मिट गया, H कॉमन है। ठीक है, यानी सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, तो एसिड्स में
सभी अम्लों में उपस्थित क्या होता है, हाइड्रोजन नामक एलिमेंट सभी में पाया जाता है। कार्बन गलत, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए केमिकल फार्मूला क्या है, यानी रासायनिक सूत्र अमोनिया का क्या होता है। देखिएगा, अमोनिया अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है, यानी उसे 3 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसलिए ये क्या बना लेता है, NH3 यानी अमोनिया बना लेता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होगा। NH4 अमोनियम होता है, ये NH2 नहीं होता है। N3H ये डाइओजेनियम होता है। क्या होता है, डाइओजेनियम। ठीक है, तो इसका मतलब NH3 is the right answer. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू गैस कॉल्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड से गैस में चेंज किया जाता है, यानी द्रव को गैस में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, द्रव को गैस में रूपांतरित करना, यानी जब द्रव है वाटर, जैसे मान लिया वाटर, उसको हम गर्म करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर यानी भाप में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी क्रिया, कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन क्रिया क्या होती है, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण, यानी लिक्विड को जब वाष्प में चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द्रव को गैस में रूपांतरित करने की क्रिया को इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस को गर्म करते हैं तो सीधे लिक्विड में चेंज होकर वह गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ये क्रिया सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, और जब लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, तो यह क्या होता है, जमने लगता है और सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इस क्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इवेपोरेशन बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, यानी निम्न में से कौन सा नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब धातु नहीं है, क्या है, अधातु है। देखिए, आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O, कॉपर यानी Cu, सोडियम यानी Na। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो मेटल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नॉन मेटल होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी Fe, इस पर Fe+3 होता है, इसकी वैलेंसी +3 होती है यानी पॉजिटिव। ऑक्सीजन यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये -2 होगा। कॉपर ये Cu+ होता है और Na+ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, जो Fe, कॉपर और Na ये सभी क्या है, ये सभी धातु हैं, मेटल्स हैं। बाकी जो ऑक्सीजन बचा ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी ये गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस है, जो कि रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
निम्न में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? देखिए कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन एंड डी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जब जुड़ते हैं तो बहुत से नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें गिनना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन में कैटिनेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर? जल का प्राथमिक घटक क्या है? यानी जल किससे मिलकर बना है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी का कार्बन एंड डी नाइट्रोजन। ठीक है, जल जल का जो फार्मूला होता है वह H2O होता है, और इसमें H कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, और ऑक्सीजन 1 होता है। तो इसका मतलब रेशियो किसका ज्यादा हुआ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब जो जल का प्राइमरी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जल का प्राथमिक घटक हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी निम्न में अम्लों की विशेषता है। देखिए अम्लों की क्या विशेषता होती है? देखिएगा ऑप्शन नंबर दे रखा है ए बिटर टेस्ट, बी टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, सी फील स्लिपरी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए एसिड्स की प्रॉपर्टी पूछी गई है, यानी अम्लों की प्रॉपर्टी पूछी गई है। देखिए अम्ल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है, यानी ये जल में घुलने पर आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिटर टेस्ट, यानी इनका स्वाद कड़वा होता है, जी नहीं, एसिड्स का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जी हाँ, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन फील स्लिपरी, ये फिसलनदार होते हैं, नहीं ये फिसलनदार नहीं होते हैं। ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, नहीं उपयुक्त सभी नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखिए 12 पर क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम। क्या होगा 12 पर? मैग्नीशियम। ठीक है, 6 पर कार्बन, 6 पर क्या होगा? कार्बन। 8 पर ऑक्सीजन एंड 10 पर क्या होगा? नियोन। क्या होगा बच्चों? नियोन। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो मैंने आपसे बताया था कि परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको कई मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, कार्बन 6 नंबर, ऑक्सीजन 8 एंड नियोन 10 नंबर पर है। हमसे पूछा गया है कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है, यानी प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सॉरी, नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन, बी रबर, सी स्टार्च एंड डी पॉलिस्टीरीन। देखिए पॉलिस्टीरीन, देखिएगा नाइलॉन, नाइलॉन क्या है ये कृत्रिम रेशा होता है, जैसा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल पॉलीमर होगा। रबर, रबर क्या होगा, ये भी आर्टिफिशियल पॉलीमर होगा। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और ये सभी क्या होते हैं, स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। स्टार्च एक क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर यानी नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पॉलिस्टीरीन। तो पॉलिस्टीरीन ये भी प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसका मतलब निम्न में कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है, तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिएगा वायु, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा वही मुख्य घटक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 21% होती है, नाइट्रोजन ये 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों 1% में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है, तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी है, 78%। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसके लिए हम सी से लिखते हैं, और ऑक्साइड को, ऑक्साइड किससे लिखते हैं बच्चों, ओ से लिखते हैं, और डाई को 2 से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CO2। C2O2 नहीं होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और D C2O भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए CO2 इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following substances is used in the preparation of baking soda। निम्न में से कौन सा पदार्थ बेकिंग सोडा तैयार करने में उपयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है उसको तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम सल्फेट Na2SO4। देखिएगा सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक, अब इसमें यह बताना है कि बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये धावन सोडा होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl ये नमक है, और सोडियम सल्फेट ये एक लवण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट बल्ब्स, कौन से तत्व का उपयोग बल्ब बनाने में किया जाता है। तो देखिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है बल्ब बनाने में बच्चों। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम एंड डी आयरन। टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। क्या बनाना है भाई, मेकिंग लाइट बल्ब, यानी जो बल्ब होते हैं घरों में बल्ब लगे होते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है और प्रकाश के साथ साथ उसमें हीट यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, इसमें जो तार होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। किसका बच्चों, टंगस्टन। तो टंगस्टन का प्रयोग बल्ब बनाने में किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पारा है उबलने लगता है। देखिएगा पहला ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 200 डिग्री सेल्सियस, सी 26 डिग्री सेल्सियस एंड डी 500 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जल का क्वथनांक होता है, यानी जल का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस ये नहीं होगा, 500 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 26 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, यानी मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 26 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोजन। निम्न में से कौन सा हेलोजन है। हेलोजन की बात हो रही है, तो हेलोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी 17वें समूह में हेलोजन्स पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, एफ, सी एल, बी आर और आई। ये फ्लोरीन होता है, एफ फ्लोरीन, ठीक है, और सी एल क्लोरीन और बी आर ब्रोमीन और आई आयोडीन। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेलोजन नहीं होगा। क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन होता है। क्या होता है, क्लोरीन हेलोजन होता है। और क्लोरीन का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, जो कि जल के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्लोरीन इज ए हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्न में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए HCl, बी H2SO4, सी HNO3 एंड डी H2CO3। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन होता है, तो सभी में H प्लस आयन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी एसिड है, चारों एसिड है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक में क्या होगा, हाइड्रो यानी H और क्लोरिक यानी Cl, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लीजिए, बी क्या है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है, और H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। राइट आंसर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। सोडियम, सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए 11, 12, 13 एंड 10। ठीक है, देखिए 10 पर क्या होता है, नियोन। ठीक है, इस पर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर 13 पर होता है एल्यूमिनियम। 10 पर होता है नियोन,
11 पर सोडियम, 12 मैग्नीशियम एंड 13 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चों? 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना है, या सॉरी मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए कितना होगा बच्चों, जल यानी H2O। ठीक है, क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बच्चों? 1 होता है। हाइड्रोजन 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो इसका मतलब 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएंगे 2 + 16 = 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम पर मोल इज द राइट आंसर, जो कि मोलर मास ऑफ वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is used as a disinfectant, यानी कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी हीलियम। देखिए कीटाणुनाशक यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, जल में बैक्टीरिया टैंक होते हैं, उसमें क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको दूर करने के लिए, जिनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो क्लोरीन का उपयोग किसमें करेंगे बच्चों? डिसइंफेक्टेंट के रूप में करेंगे। तो क्लोरीन की टैबलेट आती है, उसको जल के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वह डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक होता है, और वह जल शुद्ध हो जाता है और पीने योग्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, ये तीनों गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? यानी जो सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत यानी सूर्य के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का संलयन, संलयन। ठीक है, और फ्यूजन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का संलयन, फिजन ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम का विखंडन यानी टूटना, संलयन मीन्स जुड़ना, और फिजन यानी विखंडन मीन्स टूटना। ठीक है, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का दहन। अब देखते हैं कि सूर्य के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कहां से प्राप्त होती है सूर्य के लिए ऊर्जा? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, जब हाइड्रोजन का संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं, तो सूर्य के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। फ्यूजन ऑफ कार्बन यानी कार्बन का संलयन भी नहीं होगा। फिजन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का विखंडन भी नहीं होगा। यूरेनियम एक विस्फोटक पदार्थ होता है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए which of the following is the heaviest naturally occurring element, निम्न में से कौन सा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? सबसे भारी, हेवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, और नेचुरली प्राकृतिक, अक्यूरिंग एलिमेंट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, बी यूरेनियम, सी प्लूटोनियम एंड डी थोरियम। ठीक है, तो गोल्ड ये हल्का, मतलब ये हल्का होता है, भारी नहीं होता है, तो गोल्ड ऑप्शन नहीं होगा। यूरेनियम, यूरेनियम इज द राइट आंसर, जो कि हेवीएस्ट नेचुरली अक्यूरिंग एलिमेंट होता है, यानी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व एल्यूमिनियम नहीं सॉरी यूरेनियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम गलत होगा, थोरियम भी गलत होगा।
यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए SO3, यहां पर O3 है, यानी 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब ट्राई ऑक्साइड, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब ये हो गया, सल्फर यानी S, ऑक्साइड यानी O, और डाई मीन्स 2, तो ये बन जाएंगे SO2। क्या बन जाएगा बच्चों, SO2। तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक, H2O3 ये नहीं होगा, H2O भी नहीं होगा, और SO3 भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 27, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लगातार हमारे पृथ्वी का या वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह से। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक प्राणवायु है, यानी कि ये जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी गैस है, रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों के लिए प्राणवायु है, यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हाइड्रोजन ये हल्की गैस है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, क्योंकि जब लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, तो जब पेड़ नहीं होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट मतलब ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी वॉट एंड डी ओम। एम्पियर, एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है बच्चों, एम्पियर। वोल्ट ये वोल्टेज की यूनिट है, वाट ये पावर की यूनिट है, और ओम ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। बात समझ में आई। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, और हमसे क्वेश्चन नंबर 28 में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। वोल्ट वोल्टेज की होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। वाट पावर का मात्रक होता है, ये भी गलत होगा, वैद्युत शक्ति। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, ओम को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, ये साइन किसका है बच्चों, ओम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी सबसे मजबूत अम्ल का पीएच मान कितना होगा। जो मजबूत अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। देखिए एक पीएच स्केल होता है जिस पर 0 से लेके और 14 तक नंबर लिखे होते हैं, 0 से लेके 14 तक, और बीच में 7 होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और 13। ये एक पीएच स्केल है। क्या है बच्चों? ये पीएच स्केल है। और हमें ये बताना है कि सबसे मजबूत अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए बीच में जो 7 है ये क्या है? न्यूट्रल है, यानी उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? उदासीन। ठीक है। अगर हम 7 से 0 की ओर जाएं, 7 से 0 की ओर बढ़े, तो ये क्या होते हैं? जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं? मतलब अम्लीयता जो एसिडिटी होती है, एसिडिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है। एसिडिक बढ़ता जाता है, यानी अम्लीयता मजबूत होती जाती है। और जैसे जैसे 7 से हम 14 की ओर बढ़ते हैं, यानी 7 to 14 की ओर बढ़ते हैं, तो ये इसमें क्षारीयता की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी अधिक क्षारीय होता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 0 है वो सबसे अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर ये 7, ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेस देन 7 यानी 7 से कम। जी हाँ, 7 से कम क्या होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। 7 से कम क्या होते हैं? ये सभी अम्लीय होते हैं। तो इसका मतलब आंसर नंबर बी, लेस देन 7। ठीक है। मोर देन 7, 7 से अधिक, ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत। और 14 भी सबसे अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 7 एक मजबूत अम्ल का पीएच मान होता है। और सबसे अधिक मजबूत की बात की जाए तो 0 जो है वो सबसे मजबूत अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which of the following is an example of a noble gas? नोबल गैस यानी आदर्श गैस का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आदर्श गैस यानी नोबल गैस का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। ठीक है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सॉरी आर्गन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। आदर्श गैस क्या होती हैं? ये कैसी गैस होती है बच्चों? अक्रिय गैस होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि ये ना तो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागते हैं। ठीक है, यानी इन्हें ब्रेक करना यानी तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इनसे ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, क्योंकि इनका अंतिम शेल पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, और ये स्थायी तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर्गन, आर्गन यानी ये 18 नंबर पर पाया जाता है और इसका लास्ट शेल पूर्ण रूप से भरा होता है, ये स्थायी होता है, जिससे इसे आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हाइड्रोजन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी आर्गन इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्गन एक आदर्श गैस है। तो ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण होने के कारण ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक होंगे। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो आज के लिए ये टॉप 30 क्वेश्चन, अगली हम वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।